नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम की तरफ पहुंच रहा है। तमाम प्रत्याशियों ने जनसंपर्क में पूरी ताकत झोंक रखी है। मतदाताओं को रिझाने और अपने अनुकूल करने का हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। प्रचार की रेलम पेल में प्रमुख मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं। एक बारगी ऐसा लगने लगा है कि जवान, किसान, पहलवान, बढ़ते अपराध, बेरोजगारी, महंगाई, विकास, सड़क, पानी, शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं समेत तमाम मुद्दे चुनावी फिजा में कहीं खो गए। आज हम इसी पर बात करेंगे कि जीवन के असल मुद्दे चुनाव में कितने कारगर रहे। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है प्रसिद्ध सर्विस एक्टिविस्ट प्रोफेसर राजीव वत्स और सोशल एक्टिविस्ट तरुण राठी। अब दोनों का 8 PM इंडिया के मंच पर स्वागत है। प्रोफेसर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, इस बार हरियाणा के चुनाव में कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिनका असर आपके मुताबिक चुनाव परिणाम पर पड़ना चाहिए? धनखड़ साहब, एक तो चुनाव के मुद्दे हैं और एक जनता के मुद्दे हैं। जी। कमाल की बात है कि चुनाव जनता के लिए हो रहा है, चुनाव जनता ने करना है, लेकिन जनता के मुद्दे गायब हैं, चुनाव के मुद्दे हावी हैं। ये विभाजन कैसे किया? किसान के नाम पर राजनीति हो रही है, राजनीति से किसान गायब है। जी। पहलवान के नाम पर राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीति में पहलवान इस बार उतर गए हैं, लेकिन मुद्दा कुछ और है। जी। जवान राजनीति में जवानों पर राजनीति हो रही है, लेकिन जवानों के मुद्दे राजनीति से गायब हैं। जी। तो यहाँ पर एक जो बड़ा गैप है वो ये है कि हर चुनाव में, हर रैली में, हर जनसभा में आपको किसान, जवान और पहलवान शब्द सुनाई देंगे, पर उनके मुद्दे नहीं सुनाई देंगे। जी जी। और मेरी नजर में इसका कारण ये है जी कि सबसे पहले तो हम अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो ये बेसिकली जो मुद्दे होते हैं वो सत्ता पक्ष की जवाबदेही होते हैं। जी। और पहली बात तो राजनेता जवाबदेही से बचना चाहते हैं। जी जी। दूसरी बात, अगर कुछ किसी मुद्दे के ऊपर गिनवाने के लिए हो तो राजनेता अपने आप ढोल पीट देते हैं, लेकिन 10 साल के सत्ता के बाद भी अगर किसी मुद्दे के ऊपर आपके पास कोई भी उपलब्धि गिनवाने के लिए नहीं हो तो आप फिर उन मुद्दों से कन्नी काटेंगे। वर्तमान सत्ता पक्ष के साथ भी यही हो रहा है। जी। कम विपक्ष भी नहीं है। विपक्ष के लिए मुद्दे जो हैं वो बेसिकली एक लायबिलिटी होते हैं। जी। क्योंकि जो आज विपक्ष है वो हो सकता है 9 तारीख को सत्ता पक्ष हो जाए। तो आप और मैं और तरुण राठी तो 10 तारीख से ही उन पे जवाब मांगना शुरू कर देंगे। हाँ बिल्कुल। तो राजनेता कोई भी हो वो इतना बेवकूफ नहीं होता कि शपथ लेने वाले दिन से ही अपनी लायबिलिटी खड़ी करके चले। जी। विशेषकर तब जब उसका काम भावनात्मक मुद्दों से चल रहा हो। जी जी। भावनात्मक मुद्दे एक ऐसा हथियार होता है राजनेता के ऊपर जो उसको एक यूं लगा लो कि एक चेक होता है जिसको वो जब चाहे बना सकता है। हमारे नेता भी हरियाणा में यही कर रहे हैं, भावनात्मक मुद्दों पर सवार हैं। आप देखेंगे कि किसी भी नेता की चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आपको स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा नजर नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल, स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में यही कहा जा रहा है कि घोषणा पत्रों में जिक्र कर दिया कि बीजेपी जो है वो 10 लाख तक का इलाज करवाएगी और कांग्रेस जो है वो 25 लाख तक का इलाज करवाएगी, लेकिन किसका करवाएगी ये स्पष्ट नहीं। ये स्पष्ट नहीं है। दूसरी बात, और पैसे से इलाज हो सकता है, लेकिन सिर्फ पैसे से इलाज हो जाए ऐसा भी नहीं है। जी बिल्कुल, जो कि प्रदेश में उस पैसे को लेके इलाज भी तो चाहिए ना, इलाज की सुविधाएं भी तो चाहिए। जी। अगर सिर्फ पैसे से ही इलाज हो जाता तो कोविड में बिलियनेयर मिलियनेयर नहीं मरते। बिल्कुल सही बात।
पैसे से इलाज खरीदा जा सके तब इलाज होता है, लेकिन आपके अस्पतालों की हालात, आपके डॉक्टर्स नहीं है, आपके पास स्टाफ नहीं है, ये हालात अस्पतालों का है। सरकारी स्कूलों की हालत उससे भी ज्यादा बुरी है जी। कुछ स्कूलों को तो एडमिनिस्ट्रेशन कंडम घोषित कर चुकी है, उनमें भी क्लासेस लगती हैं। हाँ, कुछ स्कूलों की बिल्डिंग तोड़ी गई और उनको तोड़े हुए भी 5 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन आज तक नहीं बने हैं। ये मैंने कई जगह देखा है। धनखड़ साहब, मैं स्कूलों की हालात में आपको एक ही उदाहरण दूंगा। जो चुनाव के बूथ बनते हैं वो सरकारी स्कूलों में बनते हैं जी। और उनके लिए 2-2 कमरे, 3-3 कमरे, किसी उसमें गांव में अगर 2 बूथ हैं तो 2 कमरे यूज होने हैं, किसी में 3 बूथ हैं तो 3 कमरे प्रयोग होने हैं। हाँ, किसी में 4 है, 4 हो जाएंगे, कोई खास वो बात। 3-4 कमरे भी वोट डलवाने लायक बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग 1 महीना चक्कर काटते हैं, तब जाके वो इस लायक होते हैं कि उनमें वोट डलवाई जा सके। तो आप सोचिए कि उनकी रूटीन में हालत क्या होगी। बिजली उनमें नहीं होती, इलेक्शन के लिए कह कहकर उनमें बिजली लगवाई जाती है कि इसमें बिजली लगवाइए ताकि जो है रोशनी की व्यवस्था हो जाए। बच्चों के लिए तो इसका मतलब बिजली नहीं थी जी। ये हालात एक उदाहरण है स्कूलों की, सरकारी स्कूलों के हालात दिखाने का। बिल्कुल सही बात। राजीव जी, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। हालांकि आपने अभी पूरे मुद्दे नहीं गिनवाए हैं। अच्छा रहेगा कि आप एक बार पूरे मुद्दे गिनवा दें। जो जनता के मुद्दे हैं धनखड़ साहब, हरियाणा के अंदर सबसे पहली जो समस्या है वो है बेरोजगारी जी। और इस बेरोजगारी के ऊपर भी भावनात्मक मुद्दे हावी हैं। जी। 2 लाख नौकरियों का जो नारा है वो विपक्ष ने दिया है। सत्ता पक्ष जो है वो कह रहा है हमने इतनी भर्तियां कर दी, इतनी आज तक हरियाणा में कभी नहीं हुई। जी। अब इन दोनों को एक एक करके, पहले तो बेरोजगारी के ऊपर ही इन दोनों की अगर हम बात करें, केवल मुद्दे अभी गिनवाने हैं, व्याख्या आगे गिनवा देता हूं। पहला बेरोजगारी, दूसरा मुद्दा महंगाई, तीसरा मुद्दा किसानों की समस्याएं। यहां मुद्दा किसान नहीं है, किसानों की समस्याएं हैं जिन पर बात नहीं हो रही है। जी। जी। मुद्दा किसान बना दिया गया है, उनकी समस्याएं नहीं। जी। पीने के पानी की समस्या आप देखोगे तो हरियाणा का जो अंडरग्राउंड वाटर है वो हाईली पॉल्यूटेड है, उसके अंदर केमिकल्स और टीडीएस का बुरा हाल है। पीने के पानी की समस्या, जल भराव की समस्या बहुत से क्षेत्रों में। जी। असल मुद्दे बिजली की, पिछले 10 साल में एक भी यूनिट बिजली एक्स्ट्रा नहीं जोड़ी गई है हरियाणा के अंदर, एक भी नई यूनिट जो पैदा हो रही थी वो भी बंद कर दी गई या वो भी जो है सरकारी जो प्रोडक्शन है वो कम करके और जो है वो प्राइवेट ठेके जो है उसके उठवाए गए हैं। भ्रष्टाचार, पोर्टलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिसको मैं कहता हूं, ये हालांकि इस मुद्दे को विपक्ष उठा रहा है, लेकिन विपक्ष का कल मैंने घोषणा पत्र देखा तो वो उनमें सुधार की बात कर रहा है, छुटकारा दिलाने की बात नहीं हो रही है। तो ये इस तरह के लोग जो है अपनी डेली की समस्याओं के लिए परेशान हैं और विपक्ष उनको जो है और नेता जो है उनको लंबी लंबी जो है वो सपने दिखा रहे हैं। जी। तो ये तो रही बेरोजगारी के मुद्दे की बात, किसान के मुद्दे की बात, जवान के मुद्दे की बात, और तमाम जो दूसरे मुद्दे हैं, चाहे चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित हों, चाहे सड़कों से विकास से संबंधित हों। जवान से, धनखड़ साहब, जवान से मुझे एक बात ध्यान आई, अग्निवीर के ऊपर जो है दोनों ही पक्ष, वो दोनों पक्षों के बीच में तलवारें तनी हुई हैं। विपक्ष इसको खत्म करने के लिए कह रहा है और सरकार इसके ऊपर एडामेंट है। अब कमाल की बात देखिए कि सरकार जो है वो ये कह रही है कि हम इनको 4 साल बाद सबको नौकरी दे देंगे, सबको नौकरी दे देंगे और पेंशनेबल नौकरी दे देंगे, पेंशनेबल नौकरी देंगे, जबकि बाकियों की पेंशन खत्म है। कितना बड़ा भ्रम खड़ा किया जा रहा है कि फौज में जो उनको पेंशन मिलनी चाहिए थी 18 साल नौकरी करने के बाद, वो तो खत्म कर दी, वो तो देना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ आकर के नौकरी भी देंगे और वो भी पेंशन नहीं बन, जो कि संभव नहीं है।
ऐसे नारे जो हैं, ऐसे जुमले जो हैं, वो लगातार फेंके जा रहे हैं। आप डॉक्टर साहब मैं मजाक आपके पास देखिए, आता हूँ। आप हाँ मजाक देखिए कि जिस नौकरी के लिए उसको भर्ती किया गया, जिस नौकरी जी के लिए उसको ट्रेन किया गया, उस नौकरी से तो 4 साल में वापस भेज देंगे और फिर कह रहे हम जी, दूसरी नौकरी देंगे। जिसके बिल्कुल लिए सही बात भर्ती किया गया उसी पे पूरी कर लेने दो। है। यही बात है कि उनको एक सुविधाजनक तरीके से, इस पे अगर हम सही तरीके से बात करें तो ये मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की एक साजिश है। गवर्नमेंट एक साजिश के तहत ये सब कर रही है, क्योंकि लगता है कि आज के दिन अगर देश में कोई वर्ग आंदोलन करने में सक्षम है और लंबे समय तक आंदोलन करने में सक्षम है तो वो केवल है, केवल केवल किसान है। और ये साबित हो चुका है कि 13 महीने तक बॉर्डर पर किसान बैठे रहे और अब भी पंजाब बॉर्डर पर 6 महीने से बैठे। ठीक है, तो सरकार को ये पता लग गया है कि भाई केवल एक ही वर्ग बचा है जो स्ट्रॉन्गली जो है ताकतवर ढंग से और ठीक विरोध कर सकता है सरकार का, सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर सकता है, वो केवल एक वर्ग है। उस वर्ग की कमर को कैसे तोड़ा? उसमें कृषि कानून भी शामिल थे, कृषि कानूनों के खिलाफ ये आंदोलन हुआ और उसमें जो है ये अग्निवीर भी शामिल, क्योंकि फौज में जो बच्चे जाते हैं अधिकांश बच्चे कृषि क्षेत्र से जुड़े होते हैं, उन्हीं परिवारों से, कृषक परिवारों से ही निकल के जाते हैं। और एक बच्चे के फौज में शामिल होने का, भर्ती होने का अर्थ है कि परिवार के 6 सदस्य यानी माता पिता, खुद बच्चा जो फौज में भर्ती हुआ तो पत्नी उसकी और उसके होने वाले बच्चे, वो सब मेडिकली जो है वो सुरक्षित हो गए। उनकी मेडिकल की सेवा जो है वो सरकार की तरफ से फ्री हो गई, मेडिकल इलाज जो है वो फ्री हो गए। अब यानी कि जब वो खेती में जो सहयोग देता था उसकी तनख्वाह जब आएगी तो वो कृषक परिवार जो है वो समृद्ध होगा, उसकी आय का एक और स्रोत पैदा हो गया है। तो उसको खत्म करने के लिए ये जो है ये अग्निवीर लाई गई है। असल मकसद अग्निवीर का यही है, मैं ये कहना चाहता हूँ। अब मैं तरुण के पास चलता हूँ। तरुण लगता है कि एंड टाइम पे कुछ उनका नेट जो है वो गड़बड़ हो गया है और ये बड़ी अजीब स्थिति जो है, मतलब 5G नेटवर्क वाईफाई सब जो है वो सामने है और डिजिटल इंडिया चल रहा है। और डिजिटल इंडिया में हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से नेटवर्क गायब हो जाता है। जब 5G की बात करते हैं 3G जितना नेटवर्क की स्पीड नहीं आती है, तो इसी तरह का मामला है। तरुण हमारे साथ दोबारा भी जुड़ेंगे। इस बीच में जो हूँ आपसे एक और सवाल ले लेता हूँ कि भाजपा बिन खर्ची बिन पर्ची की सरकारी नौकरियां देने का खूब ढिंढोरा पीट रही, अब भी युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा कर रहे, इसकी वास्तविकता क्या है? सबसे पहले शुरुआत जो है वो बिना पर्ची बिना खर्ची की बात से करते हैं। जी सबसे पहले तो सरकार को माफी मांगनी चाहिए इस प्रदेश के युवाओं से कि इस सरकार के 10 साल के कार्यकाल में हरियाणा देश के सबसे बड़े बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शुमार होने लगा है। जी ये इस प्रदेश के युवाओं के साथ एक अपराध है सरकार की तरफ से। सही बात। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं बिना पर्ची बिना खर्ची के नारे की, तो इसको हम लोग टेक्निकली कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ रिक्रूटमेंट। जी तो रिक्रूटमेंट की क्वालिटी कैसी रही है इसका के 2 उदाहरण मैं आपको देता हूं। जी एक बार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर HSSC में गए, उन्होंने वहां कुछ जो है रेड की और खुद HSSC की कार्यप्रणाली में खामियां पाई और कुछ लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। जी आज तक उन मुकदमों का क्या हुआ, उन पर क्या कार्रवाई हुई, कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा आपको।
मुख्यमंत्री ने खुद ये जो है, जब उनकी रेड में जो है खामियां मिली हैं, तो स्वीकार तो ये कर ही लिया ना सरकार ने कि एचएसएससी में खामियां थी। उसके बाद जितने भी पेपर हुए उनमें से 90% परीक्षाओं के पर्चे लीक होने के आरोप हैं जी। और सिर्फ आरोप नहीं है, उनमें से कुछ तो सर्टिफाइड केसेस हैं जी। आपको धनखड़ साहब ध्यान होगा, पुलिस की भर्ती का एक का पर्चा लीक होने की जांच आखिर में कारगिल में जाके अटका दी गई थी कि पेन ड्राइव वहां पर छुपाया गया है और वहां से आगे वो जांच कभी आई ही नहीं वापस जी। ये हरियाणा की आज तक की पहली सरकार है जिसके कार्यकाल में एचपीएससी का डिप्टी सेक्रेटरी कैश के साथ पकड़ा गया था, 1.5 करोड़ के कैश के साथ जी। और उसके बाद जो मीडिया में खबर आई तो लगभग 8 करोड़ रुपया जो है उससे बरामद कराया गया था। ये मैं नहीं कह रही, उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं जी जी। अब इतने बड़े कांड का वो अकेला सूत्रधार तो हो नहीं सकता। हाँ, सही बात है। उस एचसीएस अफसर के अलावा इतने बड़े उस स्कैंडल में अगर सरकार से जुड़ा हुआ या कमीशन से जुड़ा हुआ एक भी आदमी पकड़ा गया हो तो भाजपा का कोई भी आदमी बता दे जी, वो जांच गोलमोल हो गई और जो आदमी पकड़ा गया उसके ऊपर वो रुक गई जी। ये पर्ची खर्ची के नारों के हालात हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची रिक्रूटमेंट से। बिल्कुल सही बात। उस अगर सरकार की नीयत साफ सुथरी भर्तियां करने की होती तो नारे लगाने की बजाय परीक्षाओं में धांधलियों के ऊपर ठोस कार्रवाई की जाती, लोगों को सजाएं मिलती। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर बार जांच शुरू हुई, जांच खत्म नहीं हुई और बिना पर्ची बिना खर्ची के नारों के नीचे दबा दी गई जी। फिर उसके बाद आप यूं देखिए कि अब भर्तियां हुई कैसे। ग्रुप डी के लिए और ग्रुप सी के लिए 10 लाख से ऊपर कैंडिडेट परीक्षाओं में जो है अभ्यर्थी थे जी। आपने 10 साल में आप लोग कहते हो हमने 1 लाख भर्तियां कर दी जी 10 साल में। ऊंट के मुंह में जीरा है ये। बिल्कुल सही बात है। मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लूं ना कि इन्होंने इतनी भर्तियां कर दी तो भी ये ऊंट के मुंह में जीरा है। हमारे यहाँ जितने बेरोजगार 1 साल में पैदा हो जाते हैं ये उस संख्या से भी कम है, उससे भी बहुत कम है, उससे भी बहुत कम, ज्यादा कम है। 2018 में सीईटी का कंसेप्ट उठाया गया, उसको आज 2024 में भी चल रहा है और सरकार अब चुनाव आयोग से अनुमति मांग रही है कि हम लोग ग्रुप 56 और 57 की भर्तियों के परिणाम घोषित करना चाहते हैं जी। 6 साल तक जिस परिणाम की और जिस परीक्षा की सरकार को कोई चिंता नहीं थी, अब उस परीक्षा के परिणाम के लिए सरकार 6 अक्टूबर तक का भी इंतजार नहीं करना चाहती जी। चुनाव आयोग को चिट्ठियों पर चिट्ठियां लिखे जा रही। फिर उसके बाद एक बैकडोर एंट्री बनी HKRN, हरियाणा कौशल रोजगार निगम जी जी। सरकार खुद ही जो है वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर बन बैठी जी। इस HKRN में मेरिट का क्या फॉर्मूला था सरकार बता दे। कोई फार्मूला नहीं। इसमें कितनी % किस कैटेगरी को रिजर्वेशन दी गई सरकार बता दे। कोई फार्मूला नहीं। कौन सा सिलेक्शन क्राइटेरिया अपनाया गया सरकार बता दे। ये सब धनखड़ साहब, इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर तक की भर्तियां जो है इस रूट से करी गई हैं जिसमें ना कोई जो है मेरिट का फॉर्मूला घोषित है, ना कोई पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन घोषित है, ना कोई रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो करी गई जी। और मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हम इनको ताउम्र रिटायरमेंट एज तक रिलीव ना करने की गारंटी देते हैं। ये कौन सा तरीका है ना जी, यानी नौकरी पक्की भी नहीं है और पूरी सैलरी भी नहीं देनी है
और उनका शोषण जो है वो पूरे तरीके से करना है, इसका मतलब तो यही हुआ। यही हुआ ना। तो एक तरफ आपने बिना मेरिट ये भर्तियां करी, दूसरी तरफ उन बच्चों को आप पूरी सैलरी दे नहीं रहे, आधी से भी कम सैलरी, और उसमें भी जीएसटी कटता है। कमाल की बात है ये कि उसमें जीएसटी कटता है सैलरी में से। मैंने पिछले डिबेट में वो एक कैंडिडेट की सैलरी स्लिप आपको पढ़कर सुनाई थी, तो जीएसटी कटता है उसमें। ये जो है एचकेआरएन की भर्तियों का हाल है जी। अब 2 लाख भर्तियों के नारे पर आते हैं, क्योंकि जो है हम बराबर रखेंगे विपक्ष को और सरकार को। हाँ, दोनों ही 2 लाख भर्ती करने की बातें कर रहे हैं। 2 लाख भर्तियों की अब हम बात करते हैं। विपक्ष कहता है कि प्रदेश में जो सैंक्शनड पोस्ट है उनमें से 2 लाख वैकेंट पड़ी है, हम सत्ता में आते ही उन पर भर्तियां करेंगे। जी। अब सरकार कहती है कि हमने जो है 1,20,000 एचकेआरएन से भरे हुए हैं जी, और वो रिलीव नहीं होंगे। तो 2 लाख में से 1,20,000 के आसपास पदों पर तो एचकेआरएन से भर्ती युवा बैठे हैं। वो सारे सिफारसी है, वो सारे पर्ची वाले हैं और खर्ची वाले हैं। एक तरह से बिल्कुल क्लियर है, वो खर्ची वाले भी है और पर्ची वाले जो 1,20,000 एचकेआरएन के तहत हैं, जो ना मेरिट से आए, ना उनमें कोई रिजर्वेशन लागू हुआ, अब उनको हटाया भी नहीं जाएगा। ये एक बड़ा मुद्दा है और यह अगली कोई भी सरकार अगर बदल के आती है, यदि पार्टी बदल जाती है सत्तारूढ़, तो उस समय उसके लिए जो है बड़ी सिरदर्दी खड़ी हो, क्योंकि वो इनको हटाना चाहेंगे। उनको भी अपने कार्यकर्ता, अपने लोग एडजस्ट करने हैं। अभी से उनके नेता जो है वो लगातार कह रहे हैं कि हमारे कोटे में जो उनके उम्मीदवार हैं वो कहते हैं कि हमारा भी इतना कोटा आएगा और नौकरियां लगाई जाएंगी। और एक आध तो ये भी कह रहा है कि जब नौकरियां हम लगाएंगे तो पहले अपना घर भरे। इस तरह के बयान भी ये नहीं पता कि उनके पास 2 लाख वैकेंसी नहीं है। 1,20,000 छोड़िए, 1 लाख मान लेते हैं एचकेआरएन की गई, बाकी जो 1 लाख बची उसमें से ग्रुप सी, सीईटी ग्रुप सी का रिजल्ट तैयार रखा है। 56 और 57 की को अगर हटाया जाता है तो एक बड़ा आंदोलन फिर खड़ा होगा, जैसे पहले गैस टीचर्स का। युवा और उन युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ करने का जिम्मेदार कौन? वर्तमान सरकार या भावी सरकार? वर्तमान सरकार इसकी सीधी सीधी जिम्मेदार है। अगर सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को एक तय प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाया होता और एक कैलेंडर के अनुसार भर्तियां विज्ञापित करी होती, टेस्ट लिए होते, परिणाम जारी किए होते, तो ये एचकेआरएन के माध्यम से भर्तियां होने की बजाय जो रेगुलर भर्तियां थी वो हो पाती, और ये सारे का सारा जो बवाल भविष्य में आने वाला है ये नहीं होता। जी राजीव जी, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। तरुण काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, बीच में इनका नेटवर्क जो है वो चला गया था। एक सवाल तरुण से ले लेते हैं। तरुण, किसान, जवान, पहलवान के मुद्दे लोकसभा चुनाव में भी प्रमुखता से उठे और अब विधानसभा चुनाव की शुरुआत में भी तेज गूंज सुनाई दे रही, लेकिन जो जो प्रचार का शोर बढ़ता जा रहा है, ये मुद्दे गौण होते जा रहे हैं। क्या ये बात सही है? क्या मतदाता वोट करते समय तक 5 साल झेले गए जुल्मों के दर्द को भूल जाएगा? आपको, राजीव सर को और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए धनखड़ जी, जो आपका सवाल है, और इस पे एक बात राजीव जी ने भी कही थी कि जनता के मुद्दे और जनता की भावनाएं, उनके बीच में एक बाइफर्केशन कर दिया जाता है, उनको बांट दिया जाता है। जी। इस मुद्दे का असर रहेगा नहीं रहेगा, इस पे जाने से पहले हमें इस बात पर गौर करनी होगी कि हिंदुस्तान के अंदर चाहे केंद्र सरकार को चुनने का चुनाव हो रहा हो या फिर राज्य सरकारों को चुनने का चुनाव हो रहा हो, हमारे देश के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन चुनाव के अंदर एक ऐसा माहौल बन चुका है कि चुनाव इस बात पे नहीं तय होता कि आगने वाला क्या करेगा, चुनाव इस बात पे तय होता कि इनको हटाना है, आएगा कौन इस बात से हमें मतलब नहीं होता। और इसी मानसिकता के कारण कहीं ना कहीं मुद्दे जो है वो कई बार हमें गौण भी नजर आते हैं। दूसरी बात, जो आपने किसान, जवान और पहलवानों की बात की,
वो मुद्दे मुझे निजी तौर पे लगता है कि आज भी देश के और जनता के बीच में हरियाणा प्रदेश के अंदर जीवित तो हैं, लेकिन दिक्कत उसमें ये आ रही है कि विपक्ष जो उसका एक मॉडल दिखाना चाहता है कि हम इनको सॉल्व कर देंगे, वो अल्टरनेटिव मॉडल नहीं है। वो सिर्फ जो जनता की भावना है उसको बुनाकर सत्ता को कैप्चर करने के थॉट प्रोसेस पे ही ज्यादा रहता है, ना कि उन मुद्दों को सुलझाने के, उनको रिजॉल्व करने के थॉट पे रहता है। दूसरा एक स्पष्ट मैं आपको उदाहरण दूं, 2013 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जब वहां पर कांग्रेस की होती थी, उस समय पर भूमि अधिग्रहण का एक कानून आया था। उस कानून के तहत भूमि अधिग्रहण में क्या कहा था कि जमीन को जब एक्वायर किया जाएगा तो किसानों की सहमति ली जाएगी और जो सर्कल रेट होता है अपना, उस सर्कल रेट से 4 गुना का जो पैसा है वो दिया जाएगा। सबसे पहला आते ही 2015 के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने इस कानून को बदलने की कोशिश करी, जिसको लेकर मूवमेंट भी हुआ, पंजाब के अंदर भी हुआ और कई राज्यों के अंदर हुआ। एक तरह से वो डिसेंट्रलाइज किसानों का मूवमेंट था, और जिसमें राहुल गांधी ने संसद के अंदर जो वो विधेयक था उसको फाड़ भी दिया था, उसको लेकर एक अलग कंट्रोवर्सी हो गई थी, वो एक अलग विषय है, लेकिन ये मुद्दा उठा था। आज भी भूमि अधिग्रहण, राजीव सर हमारे जो है वो रोहतक रहते हैं, रोहतक तक भी दिल्ली पहुंच चुकी है और इधर पानीपत तक दिल्ली पहुंच चुकी है और जमीन एक्वायर बड़ी तेजी से हो रही है। इन जमीन एक्वायर का भी एक बड़ा मसला किसानों का है, और किसी भी गवर्नमेंट ने जो भूमि अधिग्रहण 2013 के कानून के तहत व्यवस्थाएं बननी थी उसको लेकर भी कोई स्पष्टीकरण अपनी मैनिफेस्टो के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। पहली चीज, क्योंकि ये काम तो कांग्रेस ने ही किया था। नहीं दिया है, ना सत्तारूढ़ थे ना विपक्ष। नहीं, सत्तारूढ़ तो देगा ही नहीं ना, क्योंकि उनकी तो वैसे ही वो थॉट प्रोसेस ये है कि कितनी जल्दी से जमीनों को एक्वायर कर कर कुछ निजी लोगों को दे दिया जाए। लेकिन बात जी बिल्कुल, जो विपक्ष जो छीनना कहेंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एक्वायर शब्द मैं इसीलिए यूज कर रहा हूँ कि वो एक कानूनी रूप से वो एक शब्द आता है, इसीलिए मैं एक्वायर कह रहा हूँ, नहीं तो व्यवस्था वैसी बना दी गई है। दूसरी चीज ये है कि उसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण कांग्रेस गवर्नमेंट का भी नहीं है। ये तो रही बात मुद्दों की और उनके मुद्दों को गौन होने की, लेकिन एक बेहतरीन चीज जो वर्तमान में हमारे प्रदेश के अंदर हो रही है, और मैं तो ये भी कहूंगा कि अन्य राज्यों को भी हमसे सीखना चाहिए। कई जगहों से हमें सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस देखने को मिली, वो ना तो किसी संगठन के थे, कोई सामाजिक संगठन हो या किसान यूनियन के लोग हो, लोग स्वतः से गांव के बाहर आए और खड़े होकर टूटी हुई सड़कों पर उन्होंने जो भी प्रचार करने आ रहा है सत्ता पक्ष के, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनकी गाड़ियां रुकवाई और कहा कि टूटी हुई और कीचड़ की सड़क से आप पैदल जाइए। जो जवाबदेही की जो बात हम शुरुआत से कर रहे हैं, वो जवाबदेही ऐसे ही चिन्हित की जा सकती है, ऐसे ही जवाबदेही इनको बनाया जा सकता है। क्योंकि दिक्कत ये है कि ना तो हमारे देश के अंदर मैनिफेस्टो में जो ये बातें लिखी जाती हैं इसकी कोई क्रेडिबिलिटी है। भाई पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत सारा हमारा इलेक्शन का काम चलता है, मैनिफेस्टो रिलीज होते हैं कि भाई सरकारें और पार्टियां क्या करेंगी। अगर इलेक्शन कमीशन ये भी संतुष्ट कर दे लोगों को और लोकतंत्र में विश्वास बढ़ाने के लिए कि जो मैनिफेस्टो रिलीज करती है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वह किसी प्रकार उसका 40%, 50%, कुछ तो परसेंटेज तय हो कि अगर वो पूरा नहीं किया जाता है तो उनके ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन का केस दर्ज होना चाहिए। भाई संविधान भी ये कहता है ना कि राइट टू इंफॉर्मेशन, उसी के जो हम जब सब सेक्ट्स को पढ़ते हैं वो ये कहते हैं कि इंफॉर्मेशन तो सही जब मिलेगी तब आप सही निर्णय लोगे। तो भाई जनता को आप बरगलाने का काम कर रहे हो, जुमले छोड़ रहे हो मैनिफेस्टो के अंदर, गलत इंफॉर्मेशन देके उनसे निर्णय करवा रहे हो आप, तो इनके ऊपर भी केस दर्ज होना चाहिए। अब दिक्कत ये है कि ये चीजें मेन कोर्स हमारे डिस्कशन में नहीं आती है। एक जो स्वास्थ्य वाली भी जो आपने बात जोड़ी थी, इसमें जो मुद्दा था, हालांकि जो आपने 3 कैटेगरी बनाई थी उससे हटके है ये, लेकिन उसमें एक अच्छा काम राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ जैसे के तर्ज पर राइट टू हेल्थ का भी एक लीगैलिटी आ गई थी। अब यहां पर ये तो बोल दिया गया कि हम 10 लाख खर्च करेंगे, 25 लाख खर्च करेंगे, हमें तो ना चुनाव लड़ रहे, हम भी खड़े होकर कह सकते हैं कि भाई हम 50 लाख का खर्च करेंगे, सर कहने में क्या जा रहा है। तो बात वही है कि इमोशन और सेंटीमेंट से सत्ता परिवर्तन हो रहा है और जनता के हितों के लिए जरूरत है व्यवस्था के अंदर कुछ मेजर बदलाव करने की। सत्ता परिवर्तन की बजाय कुछ व्यवस्था के अंदर बदलाव हो, तब भी जनता के मुद्दे मेन स्ट्रीम में रह सकते हैं, अन्यथा जनता के इमोशंस के साथ ऐसे ही खेल चलता रहेगा 5-10 साल, वो 5-10 साल में, और जनता को भी सवाल और इससे जुड़ा हुआ है कि चुनाव प्रचार के दौरान कौन से ऐसे हथकंडे हैं
जो मुद्दों की तीव्रता को कम कर रही है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को सत्तारूढ़ पार्टी किस तरह से बांटने में कामयाब होती दिख रही है। ये एक बीजे सवाल जो बी वो जी इसी जी के रिलेटेड है। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि बीजेपी का जो इलेक्शन लड़ने का तरीका है और चुनाव प्रचार करने का जो तरीका है, उसको हमें समझने की जरूरत है। वो उससे हमें ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये चीजें धूमिल क्यों होती हैं। बीजेपी जब भी चुनाव प्रचार के अंदर उतरती है, वो दो टैक्टिक्स को जरूर अपनाती है, चाहे वो प्रदेश के चुनाव हो रहे हो, चाहे वो केंद्र सरकार चुनने के चुनाव हो रहे हो। पहला ये है कि जब भी कोई मुद्दा उठने लगता है, वो किसी ना किसी तरीके से कोशिश करती है उससे लोगों को डाइवर्ट करे, और एक झूठ को 100 बार बोल देगी ताकि उसको लोग सच मानने लगे। यानी दुष्प्रचार उनका पहला तरीका हथकंडा है, एक मुख्य मुद्दे से डाइवर्ट करने का। दूसरा ये जो काम करते हैं भाजपा के लोग, वो ये करते हैं कि जहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई एक जाति जब मेजोरिटी में होती है, तो वहां पर उसी जाति के अपने नेता को प्रचार करने भेजते हैं। यानी कि एक जातिवाद का गेम चलाना और साथ के साथ मिस इन्फॉर्मेशन का दुष्प्रचार करना। सोशल मीडिया की जो इनकी पूरी टीम है, मैं नाम लेके कह सकता हूं, जो बीजेपी के आईटी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित मालविया, उन्होंने इसका मामले में पीएचडी कर रखी है। जी वो पीएचडी है दुष्प्रचार करने के, सोशल मीडिया के ऊपर लोगों के जो बयान है उसके तोड़ फोड़ करके पेश करना, उसको जाति का कलर देना, उसको धर्म का कलर देना। अब आप कभी भी, अब हरियाणा का उदाहरण ले लीजिए, हम हरियाणा के चुनाव की बात कर रहे हैं। यहां पर जातिगत मुद्दों को गति देने के लिए आप लिस्ट उठा के देखेंगे कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सी जाति ज्यादा है, उसी के हिसाब से आपको बीजेपी का नेता प्रचार करने वहां आया मिलेगा। जी ये एक फैक्ट है। लेकिन कई जगह ऐसा भी देखने को मिला है कि भाई बीजेपी ने जिस जाति का वहां प्रभुत्व है, उसके अलावा किसी अन्य जाति का उम्मीदवार खड़ा किया है। ये चीज आपको सिर्फ वहां देखने को मिलेगी जहां पर उनको जाट नॉन जाट का गेम खेलना है। जी, ये खास तौर पे बाकी जगह नहीं मिलेगी। का उदाहरण दे रहा हूँ। जिस जिले की किसी भी सीट पे जो है बीजेपी ने, जो जाट बहुल सीट है, वहां किसी जाट प्रत्याशी को नहीं खड़ा किया है, अदर कास्ट को वहां खड़ा करने की कोशिश की है। मैं एक बार प्रोफेसर साहब के पास जाता हूँ और हमारे पास अब लिमिटेशंस आ गई हैं, तो लिमिटेशंस को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा शॉर्ट में जो है वो चलेंगे। प्रोफेसर साहब, कुछ सरकारी विश्वविद्यालयों में नौकरियों के लिए इंटरव्यू और टेस्ट आदि लेने की प्रक्रिया जो है, चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद जारी है। इस पर चुनाव आयोग भी मौन दिखता है। ये सारा खेल क्या है? बहुत संक्षेप। धनखड़ साहब, ये सारा खेल उसी बड़े खेल का एक हिस्सा है। जी यूनिवर्सिटीज भी उसी व्यवस्था का हिस्सा है, जो व्यवस्था भर्तियों की प्रदेश में चल रही है। जी जी कमाल की बात देखिए कि आचार संहिता घोषित होने से लगने से 1 महीना पहले सरकार ने खुद भर्तियां बैन की थी। जी सरकार की तरफ से एक चिट्ठी जारी हुई कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है वो वहीं पर रुक जाएगी, वो जिस स्टेज में है। जी 2 महीने पहले ये चिट्ठी जो है सर्कुलेट होती है और आचार संहिता लागू होने से 1 महीना पहले वो चिट्ठी विड्रॉ हो जाती है। यानी कि सरकार पहले भर्ती रोकती है, फिर आचार संहिता लागू होने से, चुनाव की घोषणा होने से महीना पहले उनको भर्तियों को खोल देती है। जी पहली बात, ये पहला महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर उसके बाद वाइस चांसलर्स में एक जबरदस्त क्रेज मिलता है कि अब भर्तियां करनी है। जीजेयू हिसार का वाइस चांसलर कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्टों की भर्ती प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी करता है, टेस्ट की डेट घोषित करता है। जी ये यूनिवर्सिटीज पहले भर्तियां क्यों नहीं कर रही थी? पहला सवाल। और अगर पहले नहीं कर रही थी तो ऐसी क्या इमरजेंसी है कि 15 अक्टूबर तक का इंतजार नहीं किया जा रहा है इनसे? जी अब जींद यूनिवर्सिटी की तरफ आते हैं। अकेली जीजेयू हिसार की बात नहीं है, अब चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद की तरफ आती है। वहां के वाइस चांसलर ने तो कमाल ही कर दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन के लिए इंटरव्यू की डेट घोषित होती है 23 सितंबर। जी
और असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए इंटरव्यू की डेट घोषित होती है 24 और 25 सितंबर। चुनाव आयोग को शिकायत हो जाती है, चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंकने के लिए तुरंत इंटरव्यू पोस्टपोन करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है जी। वो मामला दब गया। कल दोबारा से नोटिफिकेशन जारी कर दिए। 1 अक्टूबर को फिजिकल एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का इंटरव्यू है और 3 और 4 अक्टूबर को कॉमर्स के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का इंटरव्यू है। धनखड़ साहब, 4 अक्टूबर वो तारीख है जिस दिन चुनाव आयोग पोलिंग पार्टीज को सामान देके बूथों पर भेज रहा होगा। जी बिल्कुल। यानी कि चुनाव शुरू होने से 24 घंटे से भी पहले, कम समय पहले जींद यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू चल रहे होंगे और अभी तक उनके ऊपर चुनाव आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब आप सोचकर देखिए कि 4 तारीख को जितने भी कर्मचारी चुनाव ड्यूटी पर हैं उनको 9 बजे जहां सामान वितरण होना है वहां पर रिपोर्ट करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जो कैंडिडेट ड्यूटी पर होंगे वो कैसे, और जो जींद यूनिवर्सिटी में कैंडिडेट भी होंगे वो कैसे इंटरव्यू को अटेंड करेंगे? सही बात। एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में सुनने में आ रहा है कि 6 तारीख से यहां भी कुछ विषयों के इंटरव्यू करने की तैयारी चल रही है, हालांकि उन्होंने अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है जी। तो यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर को की जो ये बेताबी है ना चुनाव प्रक्रिया के दौरान इंटरव्यू करने की, ये अपने आप में इनकी इंटेंशन का आईना है। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आई हुई है कि 15 अक्टूबर तक इंतजार नहीं किया जा रहा है? अब 2 ही बात है, या तो सरकार और नेताओं की जो चुनाव में व्यस्तता है जी, उसका फायदा उठाकर वाइस चांसलर अपनी रोटियां सेकना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात आप। या सरकार यूनिवर्सिटी में प्रक्रिया जारी रख के चुनाव को प्रभावित करना चाह रही है। एक बात तो तय है, अन्यथा आज जो है 29 तारीख हो चुकी है, अगली सरकार 15 अक्टूबर तक गठित हो जाएगी, उसके बाद इंटरव्यू हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, और उसके बाद बहुत सारी चीजों में बदलाव भी आएंगे। मैं एक बार तरुण के पास आता हूँ, बड़ा छोटा सा सवाल है और छोटा सा ही जवाब चाहूंगा क्योंकि हमारे पास लिमिट अब खत्म होती जा रही है टाइम की। तरुण, प्रदेश में जो सत्ता विरोधी लहर दिख रही थी, क्या वह अब कमजोर हो गई है या फिर वह शोर में दब गई है? लोगों के चेहन में अब भी बची हुई है क्या? नहीं, सत्ता के विरोध में जो लहर थी वो प्रदेश की जनता के अंदर कहीं ना कहीं अभी भी है, और विशेष तौर पर जो प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्र है उसमें किसानों के मुद्दे हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, अग्निवीर हो, ये सारे मुद्दों के ऊपर वोट जरूर होगी, ये मैं मानता हूं। लेकिन दिक्कत सिर्फ ये है कि पिछले 10 से 12 साल के अंदर चुनाव जो है वो एक मैनेजमेंट का गेम बन चुका है, जिसमें धन बल का पूरा उपयोग हो रहा है। हर जगह पर प्रचार प्रसार के लिए धन बल का प्रयोग है, वो मैनेजमेंट स्टाइल में इलेक्शन जा चुका है। इसलिए कई बार हमें लगता है, और कई बार जो लोग सत्ता में होते हैं वो चुनाव को मैनेज करने की कोशिश भी करते हैं कई प्रकार के जरिए, उसमें एजेंसीज का भी उपयोग होता है, चुनाव में जो ड्यूटियां लगती है उनका भी उपयोग होता है। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर लगातार सवाल उठते रहे हैं इस दौर में, तो वो एक मैनेजमेंट का काम है, उसमें लगता है हमें कि वो दब जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वर्तमान के अंदर जो मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, जब जो पुराने मुख्यमंत्री थे माननीय खट्टर जी, उनको यहाँ तक कहना पड़ गया था कि जो अनमैरिड है, क्योंकि अनमैरिड तो हमारे देश में जो कारण बना हुआ है मुख्यतः वो बेरोजगारी का बना हुआ है, युवाओं के सामने कह रहे हैं उनको भी हम पेंशन देंगे। तो ऐसे ऐसे जब बयानबाजी होने लगती है और मुख्यमंत्री जो सिटिंग मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, वो अपनी सीट छोड़कर वहां से भागते हैं, कई लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं गुस्से का इन्हें भी पता है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि हम इसको मैनेज कर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता मुद्दों को जहन में रखेगी, किसान से लेके बेरोजगारी तक युवा त्रस्त हैं, माँ बाप त्रस्त हैं, मेंटल हेल्थ की समस्याएं प्रदेश में बढ़ रही हैं, तो उस पर वोटिंग जरूर होगी। लेकिन इस मैनेजमेंट के गेम में हमें लगता है कई बार ये मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि वो मुद्दे जो है वो कहीं धीमे हो गए। तरुण, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताई, ये सवाल जवाब दिया है, बहुत बढ़िया जवाब दिया है। प्रोफेसर साहब, हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी 3 जनसभाएं कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी
कई सभाएं की हैं। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक दिन में 2 सभाएं की। दोनों में क्या फर्क नजर आया? लोगों में राहुल की अपील का ज्यादा असर या पीएम की अपील का? क्या लग रहा है? धनखड़ साहब, पहले तो मैं मुद्दों, दोनों रैलियों में जो मुद्दे आए उनकी बात करता हूं। नहीं, मैं मोदी शॉर्ट जी में और बात। अमित शाह की कोशिश होती है कि स्थानीय मुद्दों से चुनाव को धर्म, राष्ट्रवाद के मुद्दों पर जो हाइपोथेटिकल मुद्दे हैं उनकी तरफ मोड़ा जाए। मोदी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में हरियाणा के चुनाव को भी उसी तरफ जो है मोड़ने की कोशिश करी जी। और एक और मैं बात कहना चाहता हूं कि किसी भी राज्य के चुनाव में यदि योगी जी की रैलियों की संख्या बढ़ जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि जनता के मुद्दे चुनाव पर हावी हो रहे हैं। जी। योगी जी को लाया ही तब जाता है जब चुनाव को मुद्दों से डिरेल करना हो, और वो भी ऐसे क्षेत्र में जहां एक बड़ा क्षत्रप नेता है, राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल में लेकर के योगी आदित्यनाथ को लाया जाता है। ये तो मैं समझता हूं कि खुद राव इंद्रजीत के लिए शर्मनाक बात होनी चाहिए कि उन्हें अपनी बेटी के लिए जो है वहां से आज योगी आदित्यनाथ को लाना पड़ रहा है, जबकि उनका इतना बड़ा ओरा जो है उस प्रदेश में है। वो अकेले ऐसे नेता है जिनको कहा जाता है कि ये 10 से 11 सीटें विधानसभा की निकाल सकते हैं। ऐसी स्थिति है। राहुल गांधी को मैं इस बात का, एक मिनट में बात पूरी करता हूं। राहुल गांधी को मैं इस बात का श्रेय देना चाहूंगा कि राहुल गांधी की बातों में भारत जोड़ो यात्रा का असर अब नजर आता है। उन्होंने जितनी बातें करी, उन्होंने अंबानी अडानी के इश्यूज से शुरू करके हरियाणा के कोर मुद्दों के ऊपर बात करी, जिसमें नशे की समस्या को उन्होंने बहुत ही प्रभावी तरीके से उठाया। उन्होंने जो हमारे युवा बेरोजगारी से परेशान होकर डंकी रूट से विदेशों में जाने को मजबूर हैं, उस मुद्दे को उठाया, उनकी व्यथा को बताया। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई पर कटाक्ष किए। आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि समय की मजबूरी सामने आ रही है। और तरुण से एक आखिरी सवाल मैं कर रहा हूं कि हरियाणा के मतदाता के बारे में कहा जाता है कि वो किसी को जिताने के लिए नहीं, हराने के लिए वोट करता है, यानी वह रड़क और फड़क निकालना जानता है। ये कथन कितना सही है? क्या इस बार वोटर रड़क निकालने के लिए वोट करेगा? बिल्कुल बिल्कुल धनखड़ जी, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल करेगा, क्योंकि जिस प्रकार की जातियां, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, युवा हो, अग्निवीर वाले आंदोलन के लोग हो, गेस्ट टीचर हो, किसान हो, कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके ऊपर इस सरकार ने लाठीचार्ज ना कराया हो? तो इसीलिए जनता उन मुद्दों को याद रखेगी, उन्हीं पर वोट करेगी। और साथ में मैं 10 ही सेकंड में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जितनी जो आपने शब्द उपयोग किया रड़क निकालने वाला, कि वो काम तो जनता कर देगी, लेकिन इसके साथ साथ अगर सत्ता परिवर्तन प्रदेश के अंदर होता है तो कांग्रेस से भी लोगों की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होंगी। अगर उन्होंने काम ढंग से नहीं करके दिखाया तो 6 महीने के अंदर ही आपको नजर आएगा कि जनता इनके भी सामने खड़ी होगी। और वो जरूरी भी है, क्योंकि इनकी जो जवाबदेही है वो इनसे सवाल कर ही की जा सकती है। आप दोनों साथियों ने बिना लाग लपेट के सीधी सादी भाषा में प्रदेश की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का विश्लेषण किया। इसमें मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरह तवे पर रोटी को जलने से बचाने के लिए उलटते पलटते रहना जरूरी है, ठीक उसी तरह राजनीतिक दलों को भी उलटते पलटते रहना चाहिए। इसके साथ ही मतदाताओं से हमारी विनम्र अपील है कि वो उम्मीदवारों की तरफ से दिए जा रहे किसी लोभ लालच में ना फंसे। साथ ही जाति, बिरादरी, धर्म और क्षेत्रीयता के संकीर्ण दायरों से निकलकर समाज, मानवता और देश की तरक्की के लिए बेखौफ होकर वोट दे। जन सापेक्ष मुद्दों के आधार पर अपने मताधिकार का सोच समझकर प्रयोग करें। आप दोनों साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे प्रदेश की राजनीतिक उठापटक का निष्पक्ष विश्लेषण लेकर। नमस्कार।